आप पीछे आपने मनीषा का जो आंदोलन था उसमें आप लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और कहीं न कहीं मैं एक सामाजिक जीत भी मानूंगा कि भाई सरकार ने सीबीआई जांच का ऑर्डर किए। तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम कोई छोटी बात नहीं है। इवन आप भी उस मामले को जानते हैं जो कि बीजेपी की बड़ी नेत्री थी सोनाली फोगाट। परिवार कहता रहा उनका भी एम्स में नहीं हो पाया था, एम्स छोटे चंडीगढ़ पीजीआई में नहीं हो पाया था। तो आंदोलन की तरफ जनता जाती है और आंदोलन से निकलता क्या है ये जानना चाहिए। देखिए, आंदोलन एक बात तो प्रमाणित करता है कि लोग जिंदा हैं। अच्छा। काफी लंबे रिसर्च के बाद, क्योंकि जैसे हम लड़ रहे थे साथ ही साथ ये चीजें सामने पेश आ रही थी। अब एक तो तरीका होता है देख नाम कमाने का, नाम कमा लिया आदमी ने, उस पर संतुष्ट हो जाए, आज वहां धरना रख रखा, कल वहां रख रखा, जिंदगी कट जाती है सभी की। सही बात है, बहुतों की कट भी गई बिल्कुल, है। बिल्कुल। लोग उठा के फूक देंगे, चार गुस्से डाल के। बहुत बड़ी आदमी था, समाज की लड़ाई लड़ रहा था। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। पूरे देश के अंदर बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है और सबसे ज्यादा अगर किसी की कमर टूटी है तो वो टूटी है किसान वर्ग की। और आज मेरे साथ उसी किसान के बेटे जुड़े हुए हैं और लंबे समय से आप देखते हैं कि जो भाई फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा है, लंबे समय से समाज के अनेक मुद्दों पर आगे आकर लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई आपको देता होगा। और आज भी ये कोई लंबी चौड़ी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बीच बीच में हम जो आपदा आप देख रहे हैं, पीछे आपको खूब पानी दिखाई दे रहा होगा, इस आपदा की भी चर्चा करेंगे। और चर्चा के साथ चर्चाएं तो हमेशा ही करते रहे, चर्चा के साथ में सकारात्मक किस तरह हो, समाज को दिशा किस प्रकार से मिले। आंदोलन तो हो रहे हैं, उन आंदोलनों से फायदा क्या हो रहा है, वो भी सारी चर्चाएं करेंगे। पहले तो संदीप भाई राम राम। नमस्ते जी पुनिया साहब, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। नमस्ते जी संदीप भाई। देखिए, पिछला जो समय गुजरा अपने क्षेत्र का, लगभग अनेक मुद्दों पर आंदोलन होते रहे हैं और अभी भी आप पीछे आपने मनीषा का जो आंदोलन था उसमें आप लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और कहीं न कहीं मैं एक सामाजिक जीत भी मानूंगा कि भाई सरकार ने सीबीआई जांच का ऑर्डर किए। तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम कोई छोटी बात नहीं है। इवन आप भी उस मामले को जानते हैं जो कि बीजेपी की बड़ी नेत्री थी सोनाली फोगाट। परिवार कहता रहा उनका भी एम्स में नहीं हो पाया था, एम्स छोटे चंडीगढ़ पीजीआई में नहीं हो पाया था। तो ये छोटी उपलब्धि नहीं थी। तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा आज बताएं कि मतलब जो आंदोलन की तरफ जनता जाती है और आंदोलन से निकलता क्या है ये जानना चाहिए। देखिए, आंदोलन एक बात तो प्रमाणित करता है कि लोग जिंदा हैं। अच्छा। अगर आंदोलन ना हो तो ये मान लिया जाए कि समाज में जागृति नहीं है। आंदोलन से एक जो फायदा होता है वो ये है कि लोगों के जिंदा होने का एहसास होता है। दूसरा, आंदोलन से एक ऊर्जा पैदा होती है जो यदि सकारात्मक दिशा में रहे तो समाज को अलग अलग तरह का एक सकारात्मक फायदा कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन पिछले कुछ सालों का यदि हम देखें हिसाब उठा के, खुद भी हमने करे 12-15 साल से लगे हुए हैं। उससे पहले हमने सुना भी है बुजुर्गों से, बेकंडी का आंदोलन, बिजली बिल माफी का आंदोलन, जाट आरक्षण आंदोलन, ये तो एक मुद्दों को लेके लड़े गए आंदोलन थे। कुछ तत्कालिक आंदोलन जैसे मनीषा वाला था, हमारे गांव के 2 रेताकांड का मामला था, इस तरह के तत्कालिक आंदोलन भी हमने देखे। ठीक बात है। तो 2 बातें भाई मेरे समझ में आई। एक तो जो मुद्दे उठा के आंदोलन कर रहे हैं ना भाई, हमने एमएसपी के लिए आंदोलन करा, मैंने व्यक्तिगत तौर पे संगठन बना के कर्जे माफी के लिए आंदोलन करे किसान से रिलेटेड, और जाट आरक्षण के लिए भी भाइयों ने यूपी से आके उन्होंने आंदोलन करा। उनका समाज को जो फायदा लेने का उद्देश्य था, जैसे मेरे दिमाग में था भी किसान के कर्जे माफ होंगे, एमएसपी के ऊपर हम 1.5 गुना भाव लेंगे। तो 10-12 साल का संघर्ष हमने करा। उसके बाद 3-4 साल से अलग अलग तरीके से अलग संगठन लगे हुए हैं। तो जिस फायदे की लड़ाई के लिए, किसान को जो फायदा दिलाने की लड़ाई जो छिड़ी गई थी, किसान को फायदा मिल नहीं पाया आंदोलनों से। ठीक है, कोई संदीप भारती का चेहरा निखर गया होगा, किसी और का 4 आदमी ज्यादा जानने लग गए होंगे, लेकिन समाज को फायदा उसका मिल नहीं पाया। और इन विषयों पे गंभीरता से चिंतन की आवश्यकता है। पहला, बड़ी अच्छी बात, मैं थोड़ा एक इसमें जोड़ दूं साथ में। साथियों, ये सच्चाई है, जितने भी आंदोलन हुए ना, उन आंदोलनों से चेहरे तो जरूर आए समाज के सामने और लड़ाई भी उन्होंने लड़ी अपनी तरफ से, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक ये आकलन किया जाए ना कि किस आंदोलन से प्राप्त क्या हुआ, वहां पर जो आंकड़ा आता है ना वो बड़ा निराशाजनक है, जो संदीप भाई ने भी जिक्र किया है। तो संदीप भाई, क्या मतलब जो आंदोलन है वो सही दिशा में नहीं गए या बीच में दिशा भ्रमित हुए, ये भी कह सकते हैं? देखिए, जो आप आंदोलन करते हो ना, उसमें एक बात होती है कि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई मान के करते हो। और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की जो हमारे दिमाग में एक छवि बना दी गई, वो हमने जिनको पढ़ के मान लिया आंदोलन की प्रेरणा पैदा हुई, जिसमें शहीद भगत सिंह थे और आजादी के आंदोलन के बहुत सारे नेता थे जिन्होंने अपना अपना लिखा
कि हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, व्यवस्था से लड़ रहे हैं, वो छवि दिमाग में बना के हमने लड़ा कि सिस्टम ये है, इसमें ये बदलाव से हमारे को ये फायदा हो जाएगा, ऐसे हमारे को लड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो जो टकराव का लड़ने का तरीका था हमने पढ़ के सीखा, टकराव से कितना मिलेगा वो हमने पढ़ के ही सीखा, खुद के अनुभव के आधार पे। चूंकि हम जो हमारे से पहले जो पीढ़ियां लड़ी, किसान की लड़ाई लड़ी, वो भी कुछ ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं थे। किसान की लड़ाई भोले भाले वही नेतृत्व था, चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे फिर हमारे हरियाणा वाला जो नेतृत्व हो। तो उस वजह से वो एक निष्पक्ष आकलन होता है ना किसी भी चीज का, वो नहीं कर पाए। हमारे से आज से 100 साल पहले परिस्थितियां और थी, आजादी की लड़ाई, अंग्रेज क्लियर थे दुश्मन है। आज के दिन दुश्मन किसको बताएं। दूसरा, आज के दिन तो 5 साल बाद हमारे पास मौका होता है सरकार पलटने का, राज पलटने का। वो मौका 200 साल की लड़ाई के बाद आया था अंग्रेजों से लड़के। ठीक है। तो आज और पहले की परिस्थितियों में अंतर काफी आ गया है, और नए जो समाज है, नया जो परिदृश्य है, उसके हिसाब से हम आंदोलनों की भूमिका का निर्धारण नहीं कर पाए कि किस तरीके से और किस विषय पे और कैसे आंदोलन होना चाहिए। उस वजह से देखो, फायदे की हम जो चर्चा कर रहे थे, अब मोटे तौर पे 2 बातों के लिए आंदोलन करने की जरूरत आजादी के बाद वाली पीढ़ी ने महसूस करी। एक, आर्थिक बदलाव के लिए, आर्थिक बराबरी के लिए। दूसरा, सामाजिक बदलाव के लिए, सामाजिक बराबरी, मान सम्मान के लिए। तीसरे रह गए तात्कालिक आंदोलन, कोई घटना होगी, दुर्घटना होगी, उस पर आंदोलन वाली बात। तो जो सोच विचार करके जो आंदोलन हुए आर्थिक और सामाजिक बदलाव के लिए, आप ये बताओ, क्या आर्थिक बदलाव के जो आंदोलन थे, एमएसपी का, किसान का आंदोलन आर्थिक बदलाव का था। कर्जा माफी का, बिजली बिल माफी का, जाट आरक्षण का, आर्थिक बदलाव के लिए आंदोलन थे। क्या आज तक उनका कोई फायदा हमारे को मिल पाया? यही मैं पूछना चाहता हूँ। और भी मैं बाकी जितने भी आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन के नेता हैं, जो किसानों के मसीहा हैं, विशेष समुदाय के मसीहा हैं, विशेष वर्ग के मसीहा हैं, यूनियन के लीडर हैं, और आप भी मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आखिर लड़ाई किस बात की? लड़ाई तो इसी बात की थी ना कि जो वर्ग वंचित है, जो वर्ग पिछड़ा है, जो वर्ग उन सुविधाओं से वंचित है, जिनके ऊपर उनका अधिकार है, क्या वो उन अधिकारों को प्राप्त कर पाया? क्या वो आर्थिक तौर पे मजबूत हो पाया? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसका संदीप फिर जवाब क्या है? जवाब ये है जी, आज के दिन देखो जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है ना, आप नदी में यदि आप कूद गए, नदी के साथ तो आप बह सकते हो, अपना बचाव कर सकते हो, 1-2 किलोमीटर तैर के जा सकते हो। यदि आप ये कहने लग जाओ ना, नदी की धारा के खिलाफ हम तैरेंगे, 10-20 फुट हो सकता है बड़ा तैराक तैर ले, 20-50 मीटर भी कोई इंटरनेशनल कोई स्विमर हो तैर सकता है, लेकिन नदी की धारा के खिलाफ हम ज्यादा लंबा नहीं तैर सकते। बहुत सही कहा। पिछले ये मान के चलो 1991 में हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, हमारी अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था। उसी समय दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं को खोल दिया गया एलपीजी के नाम से। ये लिबरलाइजेशन के, प्राइवेटाइजेशन के, ये जो रिफॉर्म्स आए, सारी दुनिया को एक बाजार मान के, मंडी मान के काम शुरू हुए, तो उससे हम अछूते नहीं रह सकते थे, लेकिन हम वहीं अटके रहे। वही भी सरकार से लड़के हम 20 रुपए भाव बढ़वा के या कर्जा माफ करा के सर्वाइव कर जाएंगे। तो पहली तो समझने की बात ये थी कि किसान के रूप में हमारे को सर्वाइवल की बात नहीं थी। हमारे खेत में रोटी पैदा होती, हमारा काम चल जाता, सर्वाइव तो हम कर ही जाएंगे। ठीक बात है। हमारे को सोचना चाहिए था बदलते वक्त के साथ समाज में जो नेतृत्वकारी भूमिका जिसके लिए सभी अपना प्रयास करते हैं, उसी प्रयास को करने की। सर्वाइवल की हालांकि बार बार बातें आती हैं, वे किसान के अस्तित्व पे खतरा है, वो अलग तरह का खतरा है, लेकिन मोटे तौर पे यदि हम देखें, जमीन जायदाद के मालिक होकर हमारे को सर्वाइवल की चिंता नहीं थी, रोटी की चिंता नहीं थी। अगर कोई लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी तो आर्थिक तौर पे जो कुछ वर्ग बहुत ऊंचे चला गया, हम किसान के रूप में नीचे रह गए उनकी तुलना में, बिल्कुल राइट करें, उस चीज के लिए लड़नी चाहिए थी। दूसरे, बदलते वक्त के साथ हम किस तरीके से अपने आप को ऊपर उठा पाए, उसके लिए लड़नी चाहिए थी। तो मेरा जो कहना है कि खेती को छोड़ने की जरूरत नहीं है, खेती को किस तरीके से लाभकारी बनाया जाए। खेती जरूरत तो सभी की है, रोटी बिना तो काम चलता नहीं। अब ये बताओ, पानी की बोतल ये है, खाली पानी की, ये ठन्नी की बोतल बनती होगी 2 रुपए का, इसमें पानी डाल के इसको 20 में जब लोग बेच सकते पानी को, जो सबके लिए फ्री की व्यवस्था होती थी, और आज तो हवा बेचनी भी चालू कर रखी है, ऑक्सीजन के नाम पे आगे हैं छोटे छोटे वो, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट आगे हैं ऑक्सीजन देने के। तो जब हवा और पानी को बेच के लोग, वो जब लोग तरक्की कर सकते हैं, हमारे पास तो बेचने के लिए वो चीज है जिसके बिना देश का एक दिन काम नहीं चलता। लेकिन उस चीज को व्यवस्थित तरीके से करने की बजाय हम लोग और लड़ाइयों में उलझे रहे। उन लड़ाइयों से भाई अब सीख लेनी चाहिए। आदमी वही तो है ना, बुद्धिजीवी आदमी तो उसको कहते हैं दूसरे की गलती से सीख ले, समझदार उसको कहते हैं जो खुद गलती करके सीख ले। बुद्धिजीवी तो हम नहीं बन पाएगी दूसरे की गलती से सीख ले, लेकिन समझदार बन के भाई अब एक ऐसा आंदोलन चलाने की जरूरत है, क्योंकि हम आंदोलन शब्द से जल्दी जुड़ते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस का या और कोई शब्द कहें तो जल्दी समझ में नहीं आती बात। बिल्कुल एक ऐसा आंदोलन चलाने की जरूरत है जो खेती को और खेती करने वाले को, समाज के जो उच्च हिस्सा है जिसको हम व्यापारी वर्ग बोलते हैं, उसके बराबर आर्थिक रूप से खड़ा कर पाए। तो हमने ये काफी पहले हमने सोचा था, 2020 में ही सोचा था, शुरू में चालू करने का वो था, काफी लंबे रिसर्च के बाद, क्योंकि जैसे हम लड़ रहे थे साथ के साथ ये चीजें सामने पेश आ रही थी। अब एक तो तरीका होता है देख नाम कमाने का, नाम कमा लिया आदमी ने, उस पर संतुष्ट हो जाए, आज वहां धरना रख रखा, कल वहां रख रखा, जिंदगी कट जाती सभी की। सही बात है, बहुतों की कट भी गई, लोग उठा के फूक देंगे 4 गुस्से डाल के, बहुत बड़ी आदमी था, समाज की लड़ाई लड़ रहा था। दूसरा है को परिवर्तन दिखाई दे, आदमी मरे तो ये अंदर एहसास हो कि यार मैंने ये
समाधान समाज का करके दिखा है। ठीक बात है। तो भाई अब एक ऐसे आंदोलन की जरूरत हमने महसूस कर ली है, 2020 में ही कर ली थी हालांकि, लेकिन परिस्थितियां बनी, पहले कोरोना आया, 1.25 साल उसने खाए, फिर लंबा किसान आंदोलन चला, उसके बाद ये इलेक्शन आ गए, उसके बाद हमारे गांव वाला मामला लंबा चल गया। तो दृढ़ प्रतीक हो कि भाई एक आत्मनिर्भर नौजवान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान आंदोलन की हमारी सोच है, तैयारी है। अच्छा। और उसमें मेरा ऐसा मानना है कि खेती से जुड़े रोजगार को यदि हम व्यापार का एक बड़ा मॉडल के रूप में उसको बना पाए, एस्टेब्लिश कर पाए, तो फिर हमारे को किसी सरकारी नौकरी की ओर भागने की सही या विदेश में रोजगार तलाशने की जरूरत नहीं रहेगी। अब ये आप ये देखिए, हमारा गेहूं खरीद के 22 रुपए, 23 रुपए, 24 रुपए, उसको आटा बना के 60 रुपए प्रोसेस करके बस आशीर्वाद वाले बेच रहे हैं। ठीक बात है। हमारे खेत में जो दाल पैदा होती है उसको कई गुना करके कोई कंपनी वाले बेच रहे हैं, नमकीन बेच रहे हैं। हमारी धान को 1600-1700 पीटा गया, 1100-2100, अब चलो 3700, 4000, 4200 भी बिकी होगी, लेकिन उसी को 100 रुपए, 125 रुपए, 200 रुपए तक लाल महल और लाल किला फलाने फलाने नाम से लोग बेच रहे हैं। भाई हमारी क्या बुद्धि खराब हो रही है? हम क्या ये मार्केटिंग नहीं कर सकते? हम सीधा बेचने की बजाय यदि प्रोसेसिंग करके, मार्केटिंग करके अपनी चीज को सिंपल को बेचना शुरू करें। मैं जटिल नहीं करूंगा बात, ठीक, बहुत हालांकि हमने जटिल चीजों की भी तैयारी कर रखी है। हमारी चीज को प्रोसेस करके 4 चीजों को आपस में मिला के कई गुना करके बेच सकते हैं। लेकिन सीधी जो दिखाई देती चीजें है ना, हमारा आटा यदि खुद किसान के खेत से जाने लग जाए तो पहली बात तो वो 2 रुपए बढ़ के मिलेगा। अगर हम 25 रुपए हमारा रेट है तो 30, 32, 35 तो उसको बेच सकते हैं। उसके बाद उसमें कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? पहले जो वहां से उसकी ट्रांसपोर्टेशन वाला है उस भाई को मिलेगा, कोई भाई उसकी मार्केटिंग करेगा उसको मिलेगा, कोई सेल करेगा उसको मिलेगा, कोई डिलीवरी वाला होगा उसको मिलेगा। तो एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हो सकता है जिसमें खेती करने वाले की कमाई से बढ़ने से लेके उसी धंधे में 5 भाइयों को रोजगार मिल सकता है। तो जो रोजगार जिसके लिए हम सरकारों के चक्कर काटते हैं वो घर की घर में उपलब्ध हो सकता है। और आज का ये जमाना, यदि आप ये मान के चलो कि भोले भाले आदमी का या आंख बंद करके चलने वाला आदमी का जमाना वो नहीं रहा है, समझदार का जमाना है। और मेरी समझ में जितनी बात आई, पढ़ाई से भी हम टेक्निकल पढ़ाई पढ़ी थी, मैनेजमेंट भी पढ़ी थी, लेकिन उसका इस्तेमाल समाज के लिए नहीं कर पाए। वही लठ वाला काम। मेरे को किसको अंदाजा है कि मैं पढ़ा लिखा सा हूँ? मेरी तो टकराव वाली पोजीशन है, सैनी से कर लिया, फलाने से कर लिया, वकील से कर लिया, वहां रोक ली। तो वो जो मान ले एक अर्जित कराया था ना, जो समझ अर्जित करी थी पढ़ के, उसका फायदा समाज को नहीं दे पाए। क्योंकि ये लगता रहा, हमने भगत सिंह की किताबें पढ़ी थी, वे लड़के ही कुछ समाधान होता होगा, वो जैसे लिख के गए थे सिस्टम लड़ने से बदलेगा। तो आज का ये सिस्टम दूसरी तरह का है, आज दूसरी तरह से लड़ने की जरूरत है। तो भाई हमने हमारे गांव का जो इतना लंबा संघर्ष था वो 13 तारीख को एक पूर्णता की ओर चला गया। जो जिम्मेदारियां थी लगभग हमने निभा दी, जांच वाली। अब कोर्ट में मामला चलाएगा, कोर्ट में हम प्रयास करेंगे वकीलों के माध्यम से कि उसका अच्छा सकारात्मक परिणाम आए, दोषियों को कड़ी सजा हो। तो अपने को मैंने 13 तारीख से ही कमिट कर लिया 2 उद्देश्यों के लिए। पहला उद्देश्य जिसका मैंने आपको जिक्र कराया, अपने समाज के नौजवान जो हमारा वर्ग है उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कमिटेड होकर मेहनत करेंगे। कोई आंकड़ा मैं नहीं दे रहा, लेकिन 1 साल का अपना टारगेट हमारे दिमाग में, 2 का 3 का। चुनाव से पहले मेरी ऐसी सोच है कि हम ये जो उसका मुद्दा है ना, नौकरियों का, जैसे पीछे रेवड़िया बांट रहे थे कि 500 मैं उस गांव को दे दूंगा, 2000 मेरे खाते में आएंगी, वो मुद्दा खत्म हो जाए। अगर चुनाव हो तो वो ऐसे मुद्दों पे हो जो देश को, समाज को आगे लेके जाने के मुद्दे हो। तो आत्मनिर्भर नौजवान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, इसमें मेरा प्रयास है वे खेती से ही रोजगार पैदा कराया जाए, प्रोसेसिंग या उसको आगे नए उत्पादों में कन्वर्ट करके। तो उस पर हम साथी अपनी मेहनत शुरू कर रखा है। भाई बहुत सारी चीजें हमने कर ली थी पहले, बहुत सारी अब पिछले कुछ दिनों में करी हैं, बाकी आगे करेंगे। दूसरा